मैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। पिछले हमारे दोनों लेक्चर में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के लिए मेंडलिज्म पर बात की है। आज हम हमारे इस थर्ड चैप्टर में हम बात करते हैं मेंडल द्वारा जो रिजल्ट्स दिए गए, उन रिजल्ट्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, इन सब के बारे में बात नहीं की गई, उस पर अपन आज बात करते हैं। ये भी हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में ही शामिल होते हैं। तो एक बार क्विक अपन ये देख लेते हैं कि मेंडल ने अपने जो पीछे का अपन ने जो दो लेक्चर पढ़े हैं उसमें मेंडल ने जो क्रॉस करवाए उसके द्वारा क्या रिजल्ट्स निकले हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपन ने पहले हमारे लेक्चर में पढ़ा था, उसके द्वारा ये रिजल्ट निकला एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अर्थात गैमेट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं और सेपरेट होते हैं तो वो प्रत्येक गैमेट के अंदर प्योर फॉर्म के अंदर ही मिलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, करेक्टर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। डोमिनेंट जो करेक्टर है वो ही हमें दिखाई देता है फिनोटाइप के अंदर, रिसेसिव हालांकि उपस्थित होता है लेकिन वो डोमिनेंस की उपस्थिति के कारण सप्रेस हो जाता है। दूसरे हमारे जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की, जिसमें दो करेक्टर्स को एक साथ लेकर के जब क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों करेक्टर्स इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। उसके द्वारा मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों करेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए। तो ये अपन ने दो जो हमारे पीछे के लेक्चर थे उनके अंदर अपन ने बात की थी। आज हम नेक्स्ट हमारे इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं पहले टेस्ट क्रॉस की, कि टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए कि a cross is the test cross in which one individual of unknown genotype is crossed with another individual with a homozygous recessive genotype for the trait। एक जो टेस्ट क्रॉस होता है वो इस प्रकार का क्रॉस है कि जिसमें आपको जीनोटाइप है वो ज्ञात नहीं है और इसका आप जब क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से तो बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप हमें दिया गया है वो कौन सा है। दैट इज टेस्ट क्रॉस। सपोज मान लीजिए एक आपको प्लांट दिया है मटर का कि ये लंबा है, लेकिन आप अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके पेरेंट्स के बारे में कि ये होमोजाइगस लंबा है या हेट्रोजाइगस लंबा है। तो इसके लिए अपन क्या करें, वेरी सिंपल, कि हम इसका क्रॉस जो है वो किससे करवाएं, होमोजाइगस रिसेसिव से करवाएं, अर्थात स्मॉल जो प्लांट है इसके पेरेंट्स में उसके द्वारा अपन वापस इसका क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाएंगे तो हम पाएंगे कि इसमें 50% है वो तो टॉल मिलेंगे और 50% है वो ड्वार्फ मिलेंगे। और यदि 100% मिल रहे हैं इसका मतलब ये होमोजाइगस लंबा था, और यदि 50-50% मिल रहे हैं, 50% टॉल है 50% ड्वार्फ है, तो हम इसको कहेंगे ये हेट्रोजाइगस लंबा है। इस तरह से करके हम अननोन जीनोटाइप को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्रॉस करवा करके, इसीलिए इसको नाम रखा गया इसका टेस्ट क्रॉस। ए यूजफुल टूल फॉर एनालाइजिंग जीनोटाइप, जीनोटाइप को एनालाइज करने के लिए, ज्ञात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारे पास जेनेटिक्स के अंदर। बिकॉज एनी रिसेसिव एलील इन द अननोन जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोजेनी। देखिए संतति में जो रिसेसिव एलील होता है वो तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। तो हमें होमोजाइगस फॉर्म मिल जाती है तब हम वो कहेंगे कि रिसेसिव एलील इसमें एक्सप्रेस हो गया है, और वो तभी होगा जब जो अननोन जीनोटाइप है उसके अंदर वो उपस्थित हो और हम उसका क्रॉस है वो रिसेसिव एलील से करवाएं। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर सेम इन टेस्ट क्रॉस। जब टेस्ट क्रॉस अपन करवाते हैं तो उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो सेम प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए आपने क्रॉस जो है वो आइदर पेरेंट से करवाया है, यानी डोमिनेंट से करवाया हो चाहे रिसेसिव से करवाया हो, तो अपन इस क्रॉस को फिर क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उस केस में टेस्ट क्रॉस नहीं, टेस्ट क्रॉस केवल क्या होगा जब हम केवल और केवल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे तभी उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, अन्यथा ये बैक क्रॉस है। आपने होमोजाइगस जो एक फॉर्म है मान लीजिए आपके अपने पास में, और आपने इसका पेरेंट्स से उस पेरेंट से क्रॉस करवाया जिसके पास में डोमिनेंट है, तो हम उसको फिर बैक क्रॉस ही कहेंगे, टेस्ट क्रॉस नहीं कहेंगे। ना इसको अपन डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। सपोज कीजिए एक मटर के अंदर ये येलो पॉड जो है उसके लिए कैपिटल वाई और ग्रीन पॉड के लिए स्मॉल वाई। अपने को मान लीजिए ये दिया गया है कि ये एक येलो पॉड है और आप इसका जीनोटाइप बताइए। तो देखिए इसका अपन ने ग्रीन पॉड यानी इस स्मॉल से क्रॉस करवाया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया, तो अपने को 100% है वो येलो मिले हैं। 100% येलो मिलने का मतलब होगा कि हम कह सकते हैं ये जो जीनोटाइप है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस नहीं होकर के
होमोजाइगस है, अर्थात दोनों इसके अंदर कैपिटल हैं। लेकिन यही मान लीजिए येलो ही है, लेकिन फिर अपन इसका क्रॉस करवाने पर अपने को 50-50% का रेशो मिलता है, यानी फिनोटाइप जो है उसके अंदर येलो है वो 50% मिले और ग्रीन है वो भी 50% मिले, तो अपन कहेंगे कि जो दिया गया अपने जीनोटाइप अपने को दिया गया है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। सो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, हमें केवल फेनोटाइप पता है और जीनोटाइप जो है वो अपन इस क्रॉस के द्वारा आसानी से पता कर सकते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। मान लीजिए अपन और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो रेशो जो है वो 1:1 आएगा, किसका, फिनोटाइप का और जीनोटाइप दोनों का टेस्ट क्रॉस के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर बात करें मोनो हाइब्रिड के बाद में डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में ले लीजिए, सपोज कि ये दो कैरेक्टर हैं ए और बी द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हमने क्रॉस करवाया, F1 में हमें ए और बी मिल गया। इसको अब रिसेसिव पेरेंट्स यानी इसका क्रॉस अपन इससे करवाने हैं, ध्यान रखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस अब इससे करवा रहे हैं, ये दोनों ये क्रॉस करवा रहे हैं, ये क्रॉस करवा रहे हैं, तो अपने को फिर इसके द्वारा पहले 4 प्रकार के गैमेट होंगे तो वो एक ही प्रकार के, लेकिन अपन ने 4 यहाँ लिख दिए हैं, और इससे भी इस प्रकार से 4 प्रकार के गैमेट, उन चारों को अपन ने यहाँ लिख दिया है, दोनों को क्रॉस करवाया पुनेट स्क्वायर के द्वारा। तो आप देखिए कि इस लाइन में सारे एक ही प्रकार के हैं, सारे एक ही प्रकार के हैं, ये सारे एक जैसे हैं और ये सारे एक जैसे हैं। सो टोटल 16 मिलेंगे, टोटल ये 16 मिलेंगे, बट सारे जो हैं वो 4 एक प्रकार के हैं और ये 4 एक प्रकार के, ये 4 एक प्रकार के और ये 4 एक प्रकार के, अर्थात 25% है वो सारे अपने को मिलेंगे, या यूं कह सकते हो जो रेशो है वो 1:1:1:1 का मिलेगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये रेशो आता है 1:1 का, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये 1:1:1 का रेशो आता है। इस तरह से करके अपन ये टेस्ट क्रॉस करते हैं। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो है वो देखिए आप, कि जो अपन ने रेशो ऑब्जर्व किया 1:1 का, उसमें मान लीजिए अपने को डेविएशन मिलता है। ऑब्जर्व रेशो ऑफ प्रोजेनी में डेविड फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेशो बाई चांस। ये जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन दोनों में डेविएशन अपने को मिल सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, और मैं उसको 1000 बार उछालता हूँ। 1000 बार उछालता हूँ तो उछालने पर उसमें हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आधे समय उसमें हेड आए और आधे समय उसमें टेल आए, आधे यानी 50% टाइम उसमें हेड आए और 50% टाइम उसमें टेल आए। अब मान लीजिए मैं उस सिक्के को 1000 बार न उछाल करके और केवल 10 बार ही उछालता हूँ, सपोज कीजिए आप, तो 10 बार यदि मैं उसको उछालता हूँ तो अब जो 1:1 का जो रेशो था, यानी 50% हेड आए और 50% टेल आए, उसके आने की संभावना अब कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब हमने जो टाइम्स जो था हमारा, जैसे पहले मैंने 1000 बार उछाला था, उस समय उसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन अब कम हो जाती है। अब हो सकता है वो 6 बार हेड आए और 4 बार टेल आए, या फिर 3 बार ही हेड आए और 7 बार टेल आ जाए, अथवा ये हो सकता है सारे के सारे हेड आ जाए और दूसरा 0 आ जाए, यानी टेल 0 आ जाए, तो कुछ भी संभावना हो सकती है। सो एक्सपेक्टेड और जो हमारा ऑब्जर्व रेशो है उसके अंदर परिवर्तन मिलता है हमें। अर्थात यदि क्रॉसिंग में हम बहुत ज़्यादा संख्या में लेंगे तो हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड रेशो है वो ऑब्जर्व रेशो के आसपास आएगा, लेकिन हम संख्या कम करते चलेंगे तो फिर उसमें डेविएशन मिलता है। और यदि ज़्यादा क्रॉस करवा रहे हैं और फिर हमें ऑब्जर्व रेशो है उसमें डेविएशन आ रहा है एक्सपेक्टेड में, तो फिर ये बाई चांस होता है। और बाई चांस हो रहा है या फिर कोई कारण है, उसके बड़ी आसानी से अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रॉस करवा रहे हैं आर और आर, इसमें अपन ने क्रॉस करवाया तो ये कैपिटल आर मान लीजिए रेड फ्लावर के लिए और स्मॉल आर है वो वाइट फ्लावर के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1:1 का, कि रेड जो फ्लावर्स हैं वो एक यानी 50% हो और दूसरे जो वाइट फ्लावर हैं वो भी 50% हो। लेकिन ऑब्जर्व नंबर, ये तो हमारा एक्सपेक्ट नंबर है, लेकिन ऑब्जर्व नंबर है वो इस वैल्यू से डेविएट कर सकता है, अलग हो सकता है। यहाँ पर अलग करने का होने का कारण क्या होता है? चांस, यानी एक चांस ऐसा है कि हो सकता है ये क्रॉस में वो हमारी जो वैल्यू है वो उसमें वेरिएशंस आ जाए। द चांस प्रोड्यूस द डेविएशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द ऑब्जर्व रिजल्ट्स, बट इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड हैव लार्ज डिफरेंस, यानी बहुत बड़ा अंतर आता है, तो यहाँ आप मान के चलिए कि केवल और केवल चांस नहीं बल्कि कुछ और फैक्टर भी काम करते हैं, समथिंग अदर देन चांस।
यानी हमारी एक्सपेक्टेड में, एक्सपेक्ट अपन जैसे यहाँ कर रहे हैं ये वाला, और ऑब्जर्व में बहुत अंतर आता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ केवल और केवल चांस काम नहीं कर रहा बल्कि और भी चीज़ें काम कर रही है, जिसके कारण इतना डेविएशन आया है। तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने जो क्रॉस करवाया है उस क्रॉस में हमारे ऑब्जर्व रेशो और एक्सपेक्ट रेशो में कितना अंतर आ रहा है। थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, इट मीन्स ये बाई चांस है, और यदि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है इसका मतलब चांस नहीं, कुछ दूसरे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं जिसके कारण ये परिवर्तन आया है। नाउ मान लीजिए हमने ये क्रॉस करवाया 1 और 1 का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोज कीजिए टोटल 40 फ्लोर मिलते हैं या 50 फ्लोर मिलते हैं, और 50 मिलते हैं तो अपने को एक्सपेक्ट होता है कि 25 रेड आने चाहिए और 25 वाइट आने चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा अंतर आता है कि जो रेड है वो तो मान लीजिए 40 आ जाते हैं और वाइट है वो केवल 10 ही आते हैं, इसका मतलब बड़ा अंतर आया है। तो वहाँ अपन काई स्क्वायर टेस्ट लगा करके हम इसकी गुडनेस ऑफ फिट है उसको चेक करके हम बता सकते हैं कि ये बाई चांस है या फिर कुछ दूसरे फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ना देखिएगा, मान लीजिए कि इस तरह की संख्या में कोई अंतर आता है तो फिर अपन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आप, टू इवेलुएट द रोल ऑफ चांस इन प्रोड्यूसिंग डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड वैल्यू, एक सांख्यिकी टेस्ट अपन काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू एवं एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई डेविएशन आया है क्या, कोई परिवर्तन आ रहा है क्या। द टेस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है, ये टेस्ट है वो अपने को बहुत ही आसानी से ये सूचना उपलब्ध करवा देता है कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के पास हैं या गलत हैं। द काई स्क्वायर टेस्ट, लेकिन ये जरूर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि काई स्क्वायर टेस्ट अपने को ये नहीं बता रहा है कि हमने जो क्रॉस किया वो करेक्ट किया या नहीं किया है। ये तो आपको केवल रिजल्ट के बारे में बताएगा कि रिजल्ट जो है वो आपके ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में क्या अंतर आ रहा है। It indicates only the probability that the difference between the observed and expected value is due to chance। ये केवल इतनी probability बताएगा, संभावनाएं बताएगा आपको, लेकिन ये नहीं बताएगा कि probability बताएगा ये जो आपकी बारंबारता है जिसको अपन कहते हैं, न कि ये कि आपने जो क्रॉस किया वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। और probability किस चीज़ की कि आपने जो ऑब्जर्व वैल्यू आई आपकी और आपकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या ड्यू टू चांस है या चांस के साथ में दूसरे फैक्टर भी काम कर रहे हैं। यदि केवल चांस काम करता है, ध्यान रखिएगा, यदि केवल चांस काम करता है तो हम इसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। The hypothesis that chance alone is responsible for any deviation between observed and expected, केवल चांस अकेला ही रेस्पॉन्सिबल हो तो हम इसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे, और ये हाइपोथेसिस या तो ये रिजेक्ट होगी या फिर ये एक्सेप्ट होगी। नाउ अब हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। देखिए, सपोज कीजिए अपन ने ये क्रॉस करवाया और ये अभी जैसे आपको कह रहा था कि 50 प्लांट्स अपने को प्राप्त हुए। हम इसका काई स्क्वायर टेस्ट कर लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में हम चूंकि ये दोनों हेटेरोजाइगस है तो रेशो अपने को क्या आना चाहिए, 3:1 का आना चाहिए। 3:1 का रेशो अपने को मिलना चाहिए। तो सपोज कीजिए और ये 50 प्लांट जो है वो अपने को 30 इसमें रेड मिलते हैं और 20 वाइट मिलते हैं, जबकि हमारी एक्सपेक्ट क्या है, 3:1 का रेशो आना चाहिए था। तो हम 3:1 का रेशो जो है वो ज्ञात करें इसमें, तो 37.5 है वो तो, यानी 37.5 जिसकी अपन बात करें ये तो आने चाहिए थे रेड, और ये 12.5 है ये आने चाहिए थे वाइट, अर्थात संख्या ये आनी चाहिए थी, जबकि संख्या क्या आई है, 30 रेड आए हैं और 20 वाइट्स आए हैं, संख्या ये आई है। तो अब अपन ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो अंतर आ रहा है क्या वो बाई चांस आ रहा है या अदर फैक्टर्स क्या आ रहा है। तो इसको पता करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए अपन एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में, वो है काई स्क्वायर बराबर
काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनको आप स्क्वायर कीजिए और इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। टू कैलकुलेट द काई स्क्वायर वैल्यू फॉर आवर रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स, फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर रेड फ्लावर। अच्छा, दोनों के लिए देखिए अपन क्या करेंगे, ज्ञात दोनों के लिए करेंगे क्या चीज, हम दोनों के लिए काई स्क्वायर निकालेंगे। पहले हम उस किसके लिए निकालेंगे, ये काई स्क्वायर जो वैल्यू है वो किसके लिए निकालेंगे, पहले हम निकाल रहे हैं रेड फ्लावर के लिए। तो अब देखिए, अब ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी, 30 थी, ऑब्जर्व वैल्यू इसमें 30 है ये रही, और एक्सपेक्ट हम कितने की कर रहे थे, 37.5 आने चाहिए थे, यानी माइनस का 7.5 इसका डिफरेंस आ गया। तो माइनस 7.5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्ट कितनी थी, 37.5, दिस वन, सो दिस 1 डे। तो इसकी काई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई, 1.5 आ गई। अब अपन दूसरा ले लेते हैं, व्हाइट वाला फ्लावर है, उसके लिए अपन बात करें तो 20 उसकी क्या थी, ऑब्जर्व वैल्यू थी, और ये उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, माइनस किया वही आया, ये इसको स्क्वायर किया, दिस वन और वैल्यू आ गई 4.5। अब अपन इन दोनों काई स्क्वायर वैल्यू को जोड़ देते हैं, 6 आ गया, यानी काई स्क्वायर वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। अब अपन क्या करते हैं, इस 6 वैल्यू को लिए हम पहले एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, जो अपन लेके चल रहे हैं कितने पॉइंट, उसका एक्सपेक्ट रेशो उससे एक कम होती है, यानी n-1 होती है हमेशा ये। तो n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्ट रेशो है। डिफरेंट एक्सपेक्ट रेशो अपना क्या आ रहा है, 2 है, 2 को अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2 माइनस एक बार वो 1 आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 1 कहलाता है। अब अपन क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को जो हमारे 6 आई है, इस वैल्यू को हम एक हमारे पास में स्टैंडर्ड जो चार्ट बना हुआ है काई स्क्वायर वैल्यू का, उससे अपन इसकी तुलना करते हैं, और तुलना करके अपन इसमें सर्च करते हैं कि ये जो 6 है, जो वैल्यू हमारे पास 6 आई, देखिए वो चार्ट है, ये जो वैल्यू हमारे पास 6 आई है, ये इसकी वैल्यू को अपन देखें तो ये वैल्यू आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, तो ये पूरी लाइन जो दे रखी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की है, ये दे रखा है वो प्रोबेबिलिटी है, इसको परसेंट के रूप में देख लीजिए आप, ये 0.5% है, ये 1% है, ये 2.5% है, ये 5% है, 10, देन उसके बाद में ये 10% हो गया, इस तरह से करके ये बढ़ती चली जा रही है इधर 9%, ये वैल्यू, ये पूरा 99% आ गई, ये पूरी, ये 50% वैल्यू है, इस तरह से करिए 90% है ये प्रोबेबिलिटी ना। और ये जितनी भी दे रखा है, ये सारा का सारा, ये जितनी भी ये सब चीज़ें, ये क्या है, सब काई स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू आई है 6, उसको अपन देखते हैं, जांचते हैं ना। हमारी जो 6 वैल्यू है, पहले बात तो अपन को देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है, 1 की इस लाइन में अपन को देखना है। इस लाइन में क्या देखना है कि जो वैल्यू 6 आई है वो कहाँ है, देखिए वैल्यू 6 है वो इन दोनों के बीच में है, तो वैल्यू है वो 6 इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में का मतलब ये हो गया कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 2.5% से कम आ रही है, यानी इधर देखिए आप, ये 1% है और ये 2.5% है, अर्थात वो वैल्यू यहाँ है, यहाँ होने का मतलब 2.5% से कम वैल्यू आ रही है, less than 2.5%. So there is less than 2.5% probability that the deviation we observed between the expected and the observed number of red and white flowers could be due to chance. इसका मतलब जो हमारी वैल्यू जो है वो देखिए ये कुछ अलग से कलर किया हुआ है। तो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू यदि 5% है तो ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है वो ऑब्जर्व और द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू डिफरेंस होता है। और हम जो नल हाइपोथेसिस को लिया है वो इसको बेस बना करके लिया गया है। अब इससे यदि डेविएशंस आता है, डेविएशंस आ रहा है, यानी इधर आएगा तब तो वो 100% रिजेक्ट होती है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 5% लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2.5% प्रोबेबिलिटी से भी कम आ रही है। कम आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू जो हमारी 6 वैल्यू आई है काई स्क्वायर की, वो कैसी है, ड्यू टू चांस ही हुई है। और हो सकता है कि कुछ इसमें जो वाइट फ्लावर्स थे वो काउंटिंग में नहीं आ पाए और अर्ली उनकी डेथ हो गई। तो हम इस तरह से करके
और ये जो हमारी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसको जांच सकते हैं इस काई स्क्वायर वैल्यू को ज्ञात करके। ना एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, एक बुक से ये मैंने डायग्राम लिया है, आप इसको देखिए कि पर्पल फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, दोनों में क्रॉस करवाया, हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्लांट विद पर्पल से क्रॉस करवा के सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, वही पर्पल मिलेगा। और अब इस F2 जनरेशन में 105 पर्पल और 45 व्हाइट मिले हैं, जबकि रेशो में क्या चाहिए था, 3/1 का चाहिए था, 3:1 मिलना चाहिए था। सो ये तो क्या हो गई वैल्यू हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होगी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए 3/4 150 मल्टीप्लाई करके 150, क्योंकि टोटल 150 प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए वो 150 टोटल, तो 112 आना चाहिए था पर्पल और व्हाइट आना चाहिए था 37.5। तो ये तो होगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये ऑब्जर्व वैल्यू, आप इसको ज्ञात कर लीजिए एक्सपेक्टेड, और उसी तरह से फॉर्मूले से हमारा ऑब्जर्व वैल्यू पहले वाले के लिए 105 माइनस 112 डिवाइड उसका होल स्क्वायर डिफरेंस का, और फिर 112.5, तो ये करके दिस वन और ये करके दिस वन, और वैल्यू जो है इस पहले वाले में कितना आता है 0.5 और दूसरे वाले में 1.5, वो वैल्यू आ जाती है 2। तो जो काई स्क्वायर की यहाँ वैल्यू 2 आई है उसको अपन उस टेबल में देखें, जब अपन उस टेबल को देखते हैं तो वहाँ वैल्यू आती है 0.10-0.50 के बीच में, इंडिकेट्स ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ड्यू टू चांस। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर, हाई प्रोबेबिलिटी पर, दैट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ड्यू टू चांस, या यूं कह सकते हो आप नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस वैल्यू के बीच में कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये इस तरह से करके हम ये चीज़ें याद करते हैं कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर अंतर किस कारण से आ रहा है। नाउ टेस्ट क्रॉस के बाद में नेक्स्ट वन आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। मेंडल ने जो क्रॉस करवाया है, मेंडल ने क्रॉस करवाया तो मेंडल को ये फिनोमेना नहीं पता लगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, लेकिन अब जब अपन और दूसरे फीचर्स के लिए, दूसरे कैरेक्टर्स के लिए क्रॉस करवा रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर ही एग्जिबिट हो, वही अपने को दिखाई दे। हो सकता है वो कैरेक्टर पूरा उसमें डोमिनेंसी नहीं दिखा पाए, पूरा जब नहीं दिखा पाता है तो हम उसको फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। Mendel observed dominance in all the traits that he chose to study extensively, but he was aware that not all characteristics exhibit dominance. उसके बारे में हालांकि उनको जानकारी थी कि सभी कैरेक्टर्स इस तरह का कैरेक्टर्स वो जो है डोमिनेंसी का वो नहीं दर्शाते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अब मान लीजिए F1 जनरेशन के अंदर और कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंस कैरेक्टर कंप्लीटली दिखाई दे रहा है तो हम उसको अपन कंप्लीट डोमिनेंस बोलेंगे, लेकिन यदि वो रिसेसिव जीन को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता है तो हम उसको फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जिसके कारण जो रिसेसिव जीन है वो भी अपना कैरेक्टर दिखाने लग जाती है, या फिर दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो हमें दिखाई देता है। When the heterozygous fall in between the phenotypes, देखिए in between the phenotypes of the two homozygotes, dominance is incomplete, दोनों के बीच का आता है तो हम उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यहाँ पे बहुत शानदार एग्जाम्पल है हमारे पास में, मिराबिलिस जलापा का। रिसेसिव जीन नोट कंप्लीटली सप्रेस सो इट ऑल्सो एक्सप्रेस सो द कलर फॉल्स बिटवीन द रेंज ऑफ द टू होमोजाइगस बेंस द डोमिनेंस इज इनकम्प्लीट। यहाँ पर जो रिसेसिव जीन है वो पूरी तरह से सप्रेस नहीं होती है, जिसके कारण इंटरमीडिएट जो कलर है वो डेवलप होता है, यानी यहाँ पे रेड कलर का जो फ्लावर है वो वाइट कलर के फ्लावर को है उस पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता तो फिर बीच का इंटरमीडिएट कलर आता है वो दैट इज पिंक कलर, और वो F1 पीढ़ी के अंदर अपने को सारे पिंक कलर के ही नजर आते हैं। लेकिन F2 पीढ़ी की अपन बात करें तो वहां पर क्या है, जो प्योर फॉर्म होगी डोमिनेंस की वो तो हो जाएगी रेड कलर में, और जो इम्प्योर फॉर्म है वो हो जाएगी पिंक कलर की, और जिसमें रिसेसिव जीन है वो वाइट कलर का होगा। सो वी कैन से यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों एक ही प्रकार का आएगा। फिनोटाइप यदि डोमिनेंस कंप्लीट होता है तब तो ये 3:1 आता, लेकिन 3 यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक जो है वो इंटरमीडिएट कलर आ रहा है, और ये रेड, पिंक और व्हाइट। सो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इज सेम इन F2 जनरेशन फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट का अपन एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए फ्रूट कलर, देखिए यहां पर इसकी अपन बात करें, ये कंप्लीट डोमिनेंस हो तब तो क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस के लिए यहाँ 2 जीन अपन ले ली A1 और इधर ले ली A2, दोनों में क्रॉस करवाया, रेड डोमिनेंट है, वाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं है, सो रेड आ गया। लेकिन इनकम्प्लीट हुआ तो फिर क्या हुआ, देखिए शेड आते हैं कितने सारे, इंटरमीडिएट शेड आ रहे हैं। लेकिन ये शेड किस में आ रहे हैं, देखिए ये रेड था और ये इधर आकर के लास्ट में ये वाइट हो रहा है, तो ये बीच के इंटरमीडिएट शेड आ रहे हैं। इंटरमीडिएट शेड आ रहे हैं तो अपन इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, अभी जो आपको मैं एग प्लांट की बात कर रहा था, देखिए ये पर्पल फ्रूट है, ये वाइट फ्रूट है, कैपिटल P और कैपिटल P और स्मॉल p दोनों में क्रॉस करवाया, एग प्लांट में वॉयलेट फ्रूट मिल रहा है, ये पर्पल था ये वॉयलेट मिल रहा है, इसका मतलब इंटरमीडिएट आ गया है। और जब इसमें आपस में क्रॉस करवाया, यानी ये जो F1 अपने को मिल रहा है वो इंटरमीडिएट वाला मिल रहा है। अब जब इसमें क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई, तो देखिए जिसमें प्योर फॉर्म आ गया वो तो पर्पल हो गया, और जिसमें इम्प्योर फॉर्म आ गई इन दोनों के अंदर वो क्या हो गए, वॉयलेट हो गए। और जिसमें रिसेसिव जीन आ गई है पेयर के अंदर वो वाइट हो गया है। तो रेशो यहाँ पर क्या आया जीनोटाइप का 1:1, और इसी तरह से यदि अपन फिनोटाइप की बात करेंगे तो वो भी 1:1। सो इसमें दोनों ही जो रेशो आ रहे हैं वो 1:1 का आता है। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, यानी डोमिनेंसी पूरी नहीं है और इंटरमीडिएट कलर आ जाता है या इंटरमीडिएट कैरेक्टर वो दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये क्या होता है, इस पर और बात कर लेते हैं अपन। देखिए इस केस में यहाँ कोई डोमिनेंसी नहीं होती है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो कैरेक्टर हैं वो दोनों एक्सप्रेस होते हैं, रिसेसिव और जो डोमिनेंट है दोनों कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इट इज ए अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स इज कोडोमिनेंस। तो जो एलील्स हैं उनके बीच में वापस इंटरेक्शन इस प्रकार से होता है कि नो इंटरमीडिएट, बीच में का कोई कैरेक्टर नहीं है, फिनोटाइप नहीं है, बल्कि हेट्रोजाइगोट है, वो साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स। दोनों की दोनों जो एलील हैं वो दोनों ही एक्सप्रेस होती हैं यहाँ पर, और दोनों एक्सप्रेस होती हैं तो वो कैरेक्टर आपको नजर आएंगे, यानी डोमिनेंस कैरेक्टर भी नजर आ रहा है और रिसेसिव नजर आ रहा है। बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल इसका MN ब्लड ग्रुप का देखिए आप, तो MN ब्लड ग्रुप में LM जो आ रहा है वो M के लिए एंटीजन के लिए हो गया, LN है वो LN एंटीजन के लिए हो गया, और यदि दोनों आ रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति के अंदर दोनों एंटीजन बनेंगे, M भी बनेगा और N एंटीजन भी बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोजेनी शोज कैरेक्टर फॉर बोथ ऑफ जीन, F2 के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आएगा, वो 1:1 आएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए अपन एग्जाम्पल ये लिया था MN ब्लड ग्रुप का, होमोजाइगोट्स विद जीनोटाइप LM एक्सप्रेस द M एंटीजन, केवल M एंटीजन आएगा इसमें, बट the homozygous LN express only the N antigen, केवल N एंटीजन इसमें आएगा, एंड ब्लड ग्रुप उसका जो है वो N ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यहाँ की अपन बात करें हेट्रोजाइगट्स हो गया ये विद जीनोटाइप LN, यानी M और N दोनों हैं इसके अंदर, एग्जिबिट कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस दिखा रहा है, एंड एक्सप्रेस बोथ द M एंड N एंटीजन, एंड द ब्लड ग्रुप इज नोन एज MN टाइप। MN टाइप का इसको ये ब्लड ग्रुप अपन इसको बोलेंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे अपन ये जो शीप होती हैं या जो ये उनका जो कोट कलर होता है शीप के अंदर, उसमें अंदर आप पाएंगे कि वाइट एंड ब्लैक में, यानी ब्लैक कोट कलर है और वाइट कोट कलर है, तो इन दोनों में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो रोन वैरायटी मिलती है, न कि ब्लैक मिलता है जो कि डोमिनेंट होता है। रोन वैरायटी मिलती है, अर्थात उस शिप के जो पूरा बॉडी है उसके ऊपर आपको वाइट एंड ब्लैक दोनों प्रकार के स्पॉट्स मिलते हैं। सो दिस इज एन अनदर एग्जांपल फॉर कोडोमिनेंस। वो भी वहाँ पर भी वही F2 के अंदर आपको फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का जो रेशो है वो 1:1 का प्राप्त होगा। तो 3 टर्म हमारे सामने हो गए, एक डोमिनेंस हो गया, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया और एक कोडोमिनेंस हो गया। डोमिनेंस का मतलब हो गया फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट इज द सेम एज द फिनोटाइप ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगोट्स, वो डोमिनेंस कहलाएगा। अर्थात
जब आपको F1 मिल रहा है तो उस F1 का फिनोटाइप ठीक वैसा होगा जैसा ऊपर जो दो अपन ने होमोजाइगोट जिनमें क्रॉस करवाया उनमें से कोई एक का ये होगा, तब तो डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जिन दो होमोजाइगोट्स में अपन ने क्रॉस करवाया है उनका इंटरमीडिएट अपने को मिलेगा, उनका इंटरमीडिएट अपने को मिलता है F1 के अंदर। सेम मिलता है तब तो डोमिनेंस, इंटरमीडिएट मिलता है तो हम उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। एंड जब दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो फिर को डोमिनेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्रॉस करवाया R और R और ये स्मॉल r, ये दो होमोजाइगोट्स हो गए। अब इन दो होमोजाइगोट्स से हमें प्राप्त हुआ ये R और ये R। सपोज कीजिए ये R और ये R अपने को प्राप्त होता है। अब इस R और R में सपोज कीजिए ये R इसमें सेम हो रहा है, इन दोनों में से कोई सी का भी करेक्टर आ रहा है तब तो ये कहलाएगा डोमिनेंस। और ये इंटरमीडिएट दिखा रहा है तब इसको बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, फिनोटाइप दोनों के, इसके भी हो रहा है और इसके भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये कहलाएगा कोडोमिनेंस। तो ये तीन टर्म हैं हमारे पास सामने जिनका अपन ने आज इसमें उपयोग किया है। तो ये आज हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर इन तीन टर्म्स को इंक्लूड किया और इसके अलावा अपन ने टेस्ट क्रॉस की बात की है। और टेस्ट क्रॉस के अंदर भी साथ में हमने ये भी जांचा कि किस तरह से उस हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें किस तरह से अंतर आ सकता है, अंतर आने का कारण क्या चांस है या फिर चांस के अलावा और दूसरे कोई फैक्टर भी काम कर रहे हैं। अर्थात हम काई स्क्वायर वैल्यू को ज्ञात करके ये इस चीज़ को जांच सकते हैं। तो फिर भी यदि कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको ज़रूर आपके इनबॉक्स में दूंगा। कुछ और सजेस्टेड बुक्स हैं आपके लिए ये बाय सिनेट डन एंड डॉब्जेहंस्की, जेनेटिक्स बाय वेनचेस्टर एंड जेनेटिक्स बाय बेंजामिन पियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल बुक है। इसके अलावा जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर अप्रोच बाय टेरी ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक्स भी हैं। इजी पाठशाला से भी आप कुछ नोट्स ले सकते हैं। और कुछ और डायग्राम्स वगैरह आपको देखनी हो, कुछ और इक्वेशन आपको देखनी हो तो आप नेट पे जा सकते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में इसी जेनेटिक्स के अंदर। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।